हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और देखेंगे कि एरिया वेक्टर होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि चार्ज होता क्या है। अब बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो किसी मटेरियल के ऊपर दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो है वो डिसकंटिन्यूअस तरीके से चार्ज किया जाए, तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर मान लें कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक मटेरियल है, इसमें अगर हम कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइक दैट, तो आप देख सकते हैं इस मटेरियल में हर एक लोकेशन पे डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, इस तरह से। तो इस तरह का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी मटेरियल में तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इस मटेरियल पे जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है हर एक लोकेशन पे क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जस्ट अपोजिट इसका है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर केस लें तो यहाँ पे हर एक लोकेशन पे क्या है, डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, डिफरेंट है। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होगा, हर एक लोकेशन पे डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, इक्वल होगा। तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमें पढ़ना है पहला, वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है इसे जानेंगे। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो हमारा फर्स्ट है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा, लीनियरली होगा। मीन्स वन डायमेंशनली होगा, या फिर बोल सकते हैं रिंग में होगा या फिर वायर में होगा। आप ऐसे देखें, जैसे कि मैंने कंसिडर किया, ये फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मैं यहाँ पे फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा जो है, मैंने एक वायर लिया और इस पर मैंने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आप देख सकते हैं कि हर एक लोकेशन पे जो डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, इक्वल है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक आया टर्म यहाँ पे, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट करता है, एक्सप्लेन करता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये डिफाइन करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब समझें, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लें यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, तो यहाँ से अगर मैंने मान लिया कि ये जो है, ये जो लेंथ है, ये मेजरमेंट है मीटर में, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर में, 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज हमें मिलेगा
1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। किस केस में, जब वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वायर पे हो या किसी रिंग पे हो। आई बात समझ में, किसी रिंग में हो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो सेकेंड है हमारा वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं हम। तो सेम कंडीशन वही होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स किसी एरिया पे या किसी एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कोई मान ले ये हमारा कोई मेटल सीट है, ये कैसा है, मेटल सीट, ये हमारा मेटल सीट है। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, इस सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किए हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। और ये उसी तरह का फॉर्मेट में आता है। इसको बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट एरिया। किसका एरिया लेंगे, जिस सरफेस के पे क्या होगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका एरिया लेंगे। शायद हो सकता है कि ये जो मेटल सीट है, ये भी यहाँ पे तो दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर ये इस शेप का हो तो इसका सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अलग होगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो इसको बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो थर्ड है हमारा, वो थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को में आता है टर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी आएगा, सेम फॉर्मेट में आएगा। तो क्या होगा इसमें, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको बोलेंगे हम चार्ज, जो क्या बोल सकते हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखिए ये क्या है, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। ये तो ऊपर डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है क्लियर, क्या है, सब में सेम है। चेंज किस में हो रहा है, ये डिनोमिनेटर वाले में। तो जब लीनियर की बात करें तो एल लाइन आ गए, जब सरफेस का बात करें तो एरिया लगाएंगे, जब वॉल्यूम का बात करें तो भी लगाएंगे। आई बात समझ में। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, तो पहले ये जान लें कि एरिया जो है हमारा, एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए इसे समझें। मान लें कि हमारे पास एक कोई सरफेस है जिसका साइड है ए ए ए ए, नेम ए बी सी डी। अगर इसको कोऑर्डिनेट में दिखाएं तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो आप लोग वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं। डॉट प्रोडक्ट को बोलते थे स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते थे वेक्टर। क्लियर। तो देखिए वहाँ पे पढ़े थे ए बी साइन थीटा, एक पढ़ते थे ए बी कॉस थीटा। तो इसको बोलते थे स्केलर, इसको बोलते थे वेक्टर। मीन्स अगर इस फॉर्मेट में इसका एरिया लिखा जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर है। और इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो बोल सकते हैं वो स्केलर है। लेकिन हम जानते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मीन्स इसका जो एरिया होगा इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा।
आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए। तो देखिए, अभी तक मैंने जान लिया कि एरिया कैसा, वेक्टर क्वांटिटी, लगा दिया साइन वेक्टर का। अब देखिए ए बी क्रॉस BC एरिया इस सरफेस का या इस फिगर का कैसे निकालोगे भाई, ये तो स्क्वायर है, तो क्या निकालोगे, AB क्रॉस BC, ये साइड इंटू ये साइड, क्या हो गया। और देखिए ये जो हमारा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 लिख सकते हैं। AB का वैल्यू कितना है भाई, A। अब BC का वैल्यू भी कितना है, A दिख रहा है। और ये साइन 90 है, ये साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। A और A क्या हो गया, A स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एरिया जो है हमारा किस फॉर्मेट में लिखा गया है, इस फॉर्मेट में लिखा गया। इसलिए क्या है, एरिया हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आती है बात कि जब ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका तो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन भाई। अब डायरेक्शन कैसा हो सकता है, हमने 11th क्लास में वेक्टर पढ़े हो तो वेक्टर के बारे में जानते हो कि ये मान ले A है हमारा और ये है B, क्लियर। अब जैसे हम लिखते थे A क्रॉस B, तो कहाँ से जाना है हमको, A से B की तरफ जाना है, मीन्स हमको इधर से इधर आना है, डाउनवर्ड साइड में। तो करते क्या थे कि जितना हमारा जो फिंगर है उसको A के साइड रखते थे और जाना किधर, B की साइड। तो किसके कर्ल करते थे, B की ओर कर्ल करते थे। तो जो हमारा थंब जो रहता था वो डायरेक्शन देता था रिजल्टेंट का, वो क्या देता था, डायरेक्शन देता था। तो इस केस में जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट, ये जो डायरेक्शन है इस वेक्टर का, वो R का किधर वैल्यू दे रहा है, इनटू द बोर्ड, किधर दे रहा है, इनटू द बोर्ड। और अगर मान लें कि इसको अगर हम इधर से जाएं, B क्रॉस A करें, तो ये जो डायरेक्शन किधर दे रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये बोर्ड के बाद वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसको ऐसे समझें आप। अब देखिए जैसे कि मान लें कि AB और AB क्रॉस BC हम जा रहे हैं, AB क्रॉस BC जा रहे हैं, तो ऐसा जा रहे हैं AB क्रॉस BC, देखिए ज़रा। तो ये जो थंब है हमारा किधर जा रहा है, इनटू द बोर्ड मीन्स अगर इधर हमारा Z एक्सिस है तो बोर्ड के अंदर क्या होगा, माइनस Z एक्सिस होगा। ये देखिए ये जो हमारा है ये Z एक्सिस कुछ इस तरह का है, क्योंकि सारे एक्सिस एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो Z एक्सिस कुछ इस तरह का है। अगर इसका Z एक्सिस इनटू द बोर्ड बना है तो माइनस Z एक्सिस होगा। इधर देखें, इधर प्लस एक्स एक्सिस है तो इधर क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस। इधर वाई एक्सिस तो इधर माइनस वाई एक्सिस होगा। इसी तरह से अगर इधर Z है प्लस Z है तो अंदर क्या होगा, माइनस Z होगा। तो माइनस Z होगा तो Z में, Z के डायरेक्शन में कोई भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इनटू द बोर्ड लें तो क्या होगा, माइनस के कैप, इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस के कैप। अगर आउटवर्ड लें तो क्या होगा, प्लस के कैप। मीन्स इस केस में इसका दोनों डायरेक्शन क्या पॉसिबल है, हम चाहे जो भी डायरेक्शन लें वो सही रहेगा, गलत कुछ भी नहीं रहेगा। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देख रहे हैं डायरेक्शन हमेशा क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, या तो आउटवर्ड आ रहा है या तो इनवर्ड जा रहा है। वो हमेशा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर है। आप एक और एग्जांपल से समझें, जैसे कि ये क्या है, एक सरफेस है ABCD, मैंने इस सरफेस को ऐसे रखा है या फिर ऐसे बोल सकते हो, इससे, क्लियर। तो अब देखिए इस पे अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पूछे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये याद रखें, नोट डाल के लिख लें, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। तो देखिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हुआ, और अगर इसके पीछे वाले साइड के बारे में बात करें, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा भी हो सकता था,
हो सकता था। एक और एग्जांपल है, अब ये जो है एरिया कुछ इस तरह से फ्लैट रखा गया हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली इस तरह से रखा गया, इस तरह से रखा गया सरफेस। अब पूछा गया है कि ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएं। तो हमने क्या बोला कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है हमेशा किसका परपेंडिकुलर होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अभी मैंने सरफेस को ऐसे रखा है, तो अभी मैंने बोला ऊपर वाले सरफेस के कारण एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएं, तो ये बता दिए। अब बोले कि नीचे वाले सरफेस के कारण एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएं, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे वाले सरफेस के कारण क्या होगा, नीचे के वो जो सरफेस होगा उसका परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो ये क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे फिर क्या होगा, ऐसा होगा। तो हम ये देखिए कैसा सरफेस, ये कैसा है, ओपन सरफेस है। ये कैसा है, ओपन सरफेस है, ये क्लोज नहीं है। तो ओपन सरफेस में हम दोनों डायरेक्शन के लिए क्या है, फ्री है, कोई भी डायरेक्शन ले गलत नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, फॉर ओपन, या फिर यहीं पे मेंशन करते हैं फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस बोथ डायरेक्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। ये देखिए हमारा जो है, ये जो ओपन सरफेस है ये कैसा फॉर्म में है, ये 2D फॉर्म में है। क्लियर, ये 2D फॉर्म में है। आई बात समझ में। अब आती है बात 3D के, अब आती है बात 3D के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे बोले हम कि 3D में आता है, देखिए ओपन के केस में आता है 2D शेप का जितने भी डायग्राम है वो आते हैं ओपन सरफेस में। 3D में आता है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस 3D के केस में। तो इसके बारे में जाने, तो 3D के मामले में एक एग्जांपल लें हम, तो 3D का क्या होगा, क्यूब ले लें, सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई 3D का क्यूब, बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर। अब याद रखें एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन बनाया गया है कि जब भी हम क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा क्या लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, आउटवर्ड। जितने भी इसके सरफेस हैं उसके कारण एरिया वेक्टर हमेशा क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे, इनवर्ड नहीं लेना है। ये कन्वेंशन बनाया हुआ है, इनवर्ड नहीं लेना है। किस कब लेना, क्या लेना है, हमेशा आउटवर्ड लेना है। तो ये आउटवर्ड लिए हर एक सरफेस के कारण, ये आया अप डाउन राइट और लेफ्ट, ये आएगा फ्रंट के कारण भी आएगा और बैक के कारण भी आएगा। तो हर एक सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। किस केस में, 3D के केस में, क्लोज सरफेस। आई बात समझ में। तो ये थे एरिया वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, जो कि आप पढ़ने वाले हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा पढ़ने में इसे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले डिफाइन करें, उसके बाद समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक स्टेटमेंट है, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing normally through an area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखें, अब समझें इसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ये क्या बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, कोई भी एरिया हो, मैंने कंसिडर किया कि हमारे पास एक एरिया है, यहाँ से लिखें
ये हमारे पास एक एरिया है, जिससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। कैसा? नॉर्मली। ये आया और ये निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आया और ये बाहर की ओर गया। आई बात समझ में? तो देखें, ये जो हमारा एरिया है उसके थ्रू जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल, देखिए लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इस एरिया के थ्रू, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, और हाँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें यहाँ पे इस एरिया के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया भाई, 1 2 3 4 5, तो बोल देंगे फ्लक्स कितना है, 5। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के थ्रू क्रॉस करेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे देखें इस एरिया में कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 5 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, 5। ऐसे लिखना है। समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल से। इसके एक एनालॉगस एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा क्लियर करे कॉन्सेप्ट को। जैसे कि मैंने क्या किया कि एक विंडो लिया, विंडो है ये विंडो खुला हुआ है, ये विंडो खुला हुआ है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि क्या कर रहा है, ये हवा को फील कर रहा है, एयर को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। एयर क्या कर रहा है, इस विंडो से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इस विंडो से क्रॉस कर रहा है। तो इस विंडो का कुछ ना कुछ एरिया होगा, इस विंडो का तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, और इस एरिया के थ्रू जो खुला और जो ओपन एरिया है उसके थ्रू क्या पास कर रहा है, एयर। तो जो एयर पास कर रहा है उसको हम क्या बोल दें, एयर लाइंस। एयर लाइंस बोले कि जो एयर का जो लाइंस है वो क्या कर रहा है, इस एरिया के थ्रू क्रॉस कर रहा है। तो जो एयरलाइंस इस एरिया को क्रॉस करेगा उसी को बोलेंगे एयर फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिए हैं, एयरलाइंस लिए हैं। तो इस केस में क्या इसको बोलेंगे, एयर फ्लक्स। लेकिन इस एरिया में क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इसे नोट डाउन करें और इसको समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो हो सकता है तो कैसे हो सकता है भाई, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंड, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आइए जाने, और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका प्रोपोर्शनल है, एरिया का। कैसे प्रोपोर्शनल है भाई, क्या हम एरिया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। देखें क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या सही को बोल रहा है या फिर गलत है, या तो इसको वेरीफाई करें। जैसे कि मैंने कंसिडर किया एक एरिया हमारे पास ये है, एक एरिया ये है, और एक इससे बड़ा एरिया मैंने कंसिडर किया, वो एरिया ये है। अब देखें, अब मैंने इधर से क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से क्रॉस किया। ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड,
ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, और इसके लिए फिर ये इन हुआ और इसके लिए ये आउट हुआ। इसी तरह से बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो बिना एरिया के क्रॉस किए हुए वो बाहर की ओर निकल गया। तो अब देखिए मैंने इसे क्या किया, इस एरिया को A1 माना, इस एरिया को A1 माना, इस एरिया को A2 माना। क्लियर। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस एरिया के थ्रू A1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहे थे, देखिए 1 2 3 4। क्लियर। छोटे वाले एरिया से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स φ1 के लिए, एरिया 1 के लिए क्या बोले कि ये 4 है भाई। क्लियर। अब देखिए कि एरिया जो A2 है उसके लिए कंसिडर करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितना क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए ये हो गया 1, यहाँ से डबल टिक 1 2 3 4 5 6। तो एरिया A2 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ 6। तो अब देखें एरिया क्या है, इसके कंपेरिजन में स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल हुआ। इलेक्ट्रिक यहाँ पे एरिया क्या है ज़्यादा, इसके कंपेरिजन में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ ज़्यादा। मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा जो फैक्टर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, वो सही साबित हुआ। क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया को हम डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। क्लियर। तो इस डायग्राम से ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है ई का। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो कैसे भाई, तो हमने डिस्कस किया था जब चार्जेस की बात कर रहे थे कि अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, डेंसिटी और नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज करना है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करें। अगर ये 2 कूलम है, मान लें कि ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हम 4 कूलम लें तो ये क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, एमिट करेगा। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा तो क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के थ्रू। अगर एरिया देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो यहाँ पे कम हो जाए तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो एरिया से कम क्रॉस करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा हो तो एरिया से भी तो ज़्यादा क्रॉस करेगा। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्लियर है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। आई बात समझ। जो थर्ड है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या किसी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए ज़रा सा। अभी देखें ये जो हमारा ये जो एरिया है A1, अभी ये क्या कर रहा है कि अगर यहाँ से एंगल मेजरमेंट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस एरिया के बीच 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए इसको हम रोटेट करते हैं, इसको क्या करें, रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे होगा, आइए उसे जानते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप नोट डाउन करते जाएं। अब देखें इसे कि मैंने क्या किया, एक एरिया कुछ इस तरह से ड्रॉ किया मैंने, क्लियर, और एक एरिया जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, और जो है थर्ड जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से। आई बात समझ में। अब क्या किया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवाएं, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखें इसको समझने की कोशिश करें कि देखें ये जो है हमारा एरिया, इसके थ्रू अभी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है भाई, 1 2
क्लियर। अब इसको क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दें किसी एंगल के साथ। अभी जो इसका एंगल था यहाँ पे इसके साथ बना रहा था 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और झुका दिया। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है, ये सरफेस है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से क्या करें, हम क्रॉस करवा रहे हैं। और ये जो सरफेस है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें देख रहे हैं ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहे हैं, वो चारों क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं। क्रॉस कर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगे। अब हमने क्या किया कि इस सरफेस को ऐसे टिल्ट कर दिया कुछ एंगल के साथ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहा है वो देखिए 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। मीन्स अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या किया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऊपर से क्रॉस कर जा रहा है, 3 नीचे से कर रहा है। तो 3 क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। आई बात समझ में। मीन्स पहले के केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब क्या किया मैंने, किस एरिया को और डिक्रीज और क्या किया, 0 डिग्री पे क्या किया, अलाइन कर दिया। अब देखें टोटल इलेक्ट्रिक जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या कर जा रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं बिना इसमें क्रॉस किए हुए। क्लियर है। इसके सरफेस को टच करते हुए जा रहे हैं, ना कि इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। आई बात समझ में। मीन्स क्या हुआ, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पूरा का पूरा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। आई बात समझ में। तो किस एंगल पर डिपेंड करता है वो देखिए ज़रा। जैसे कि मैंने एक सरफेस लिया, मैंने एक सरफेस कंसिडर किया, ये समझ, ये जो सरफेस है वो कैसा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये जो सरफेस है इस तरह से रखा हुआ है। आई बात समझ में। अब मैंने क्या किया कि इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्रॉस करवाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का क्रॉस करवाया। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी एंगल के साथ क्रॉस करवाया। अभी तो 90 डिग्री के साथ क्रॉस करवा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा था। अब क्या किया, किसी और एंगल के साथ इसको पास करवाया। अब मैंने बोला कि ये जो हमारा एरिया है, ये जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। तो हमने बात की किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं क्लियर। और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री, कितना है, थीटा। तो अब देखें हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही देता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर तो क्रॉस कर नहीं रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा नहीं। लेकिन इसका कंपोनेंट को अगर हम तोड़ें तो देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इधर आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ई साइन थीटा। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि ई का जो ये ई कॉस थीटा है वो क्या हो गया, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। मीन्स ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। लेकिन ये जो है ई साइन थीटा वो सरफेस का क्या हो, पैरेलल, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, समझे। अब ये क्या है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से जा रहा है टच करते हुए, तो ये तो क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसको, इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा, केवल टच होकर निकल रहा है। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से क्रॉस करे, कुछ इस तरह से क्रॉस करे, तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो यहाँ पे ई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, कॉस थीटा, तो यही हमारा देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई साइन थीटा यहाँ पे नहीं देगा। हाँ अगर ये थीटा हम ले लेते हैं इधर, तो ई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं कि जो ये फाई है वो प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा का। वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा का। तो इसको हम कंबाइन करके लिखें, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको कंबाइन करके लिखें बाय कंबाइनिंग 1, 2 and 3 we get phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। आई बात समझ में। अब देखें ई ए कॉस थीटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू का साइन आ गया। तो वो जो कांस्टेंट है वो कैसा है, यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाता है 1। यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है 1, कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, इसलिए इसका क्या वैल्यू आया, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या आ गया, ई
फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखें ये जो फाई है हमारा क्या है, या फिर इसको एक और फॉर्मेटिव लिख सकते हैं, फाई इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फाई जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्लियर। और ए जो है वो है एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। और जो थीटा है इम्पोर्टेंट, इसे ज़रूर कॉन्सेप्ट में रखें, याद रखें, क्योंकि इसी के मदद से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर ये थीटा अगर हम गलत कंसीडर करें तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। तो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई बात समझ में। तो इसे आप नोट डाउन करें। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स आया वो फ्लक्स कैसा है, यहाँ पे ये वेक्टर कैसा है इंक्लूड करें। अब देखिए ये जो फाई है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स। अब जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे मेमोराइज करेंगे आप। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखिए जरा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या लिखते थे, न्यूटन पर कूलम। और ये क्या है हमारा एरिया, एरिया को किसे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम इनवर्स। आई बात समझ में। तो ऐसा यूनिट ये हुआ। अब डायमेंशन क्या हो गया भाई, जो डायमेंशन है, डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या होगा, देखिए न्यूटन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता था वो होता था mL/T-2, ये होता था। और मीटर स्क्वायर उसको किस में लेंथ मेजर करें, L स्क्वायर। और कूलम का डायमेंशन होता है AT -1 आई बस में। अब इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो m कहीं पे नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे L है, यहाँ पे L स्क्वायर है, तो क्या होगा L क्यूब। यहाँ पे T माइनस का पावर क्या है 2 और T माइनस का पावर क्या है 1, तो क्या हुआ T माइनस क्यूब। और यहाँ पे क्या बचा A माइनस का 1। तो ये हमारा निकला डायमेंशन, किसका डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आई बात समझ में। तो इसे आप याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करें। स्पेशल पॉइंट्स, इसे याद रखेंगे आप, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कि कभी कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा या मिनिमम कब होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा, उसके बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है भाई, वो है EA cos थीटा, EA cos थीटा। क्लियर। अब देखें कि अगर cos थीटा, अगर थीटा का वैल्यू मैं 90 डिग्री लूँ, cos 90 का वैल्यू क्या आएगा 0, तो 5 फ्लक्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। और अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लूँ तो cos 0 क्या आता है 1, तो मीन्स फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास EA।
मीन्स बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स हमें मिल रहा है 0 मिल रहा है, और यहाँ फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो ऐसा कब होगा, इसके ओरिएंटेशन से समझने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है कि थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मैंने बोला था कि थीटा क्या है भाई, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखें 90 डिग्री बता रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि ये देखें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या बोल रहा है, थीटा 90 डिग्री मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब हम सरफेस को पैरेलली रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखेंगे। तो पैरेलल में रखने के बाद अब बोलेंगे कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएं। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के कारण क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन गया, तो ये कंडीशंस क्या होगा, सेटिस्फाइड हो गया। मीन्स अगर इस तरह का ओरिएंटेशन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, 0। देखने से लग रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस एरिया से क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो सेकंड है हमारा ये है फर्स्ट केस, ये जो हमारा ये है सेकंड केस। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक जो सॉरी ये जो है हमारा थीटा वो क्या है, 0 होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मीन्स 0 डिग्री कब ले, कि अगर ये मान लें कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सरफेस एरिया को ऐसे इस तरह से रखा, इस तरह से रखा हुआ। अब मैंने बोला कि इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर बताइए, डायरेक्शन क्या होगा। तो इस सरफेस कुछ ऐसा रखा हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आया तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है, मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में जब रखा रहता है हमारा सरफेस, तो इधर से क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करता है। तो मीन्स इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, और इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम मिलेगा, मीन्स 0 हो जाएगा। जो थर्ड केस है वो है कि जब थीटा का वैल्यू है वो अगर 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाए, 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेगेटिव। क्योंकि 90 के बाद अगर थीटा का वैल्यू ले 120 या 180, तो 180 कॉस 180 क्या होता है, माइनस। कॉस 180 क्या होता है, माइनस। ऐसे देखें 5 ई ए, मैंने कंसिडर किया कॉस 180, तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का क्या आता है वैल्यू, माइनस। तो क्या है, माइनस ये। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो फ्लक्स हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर। फोर्थ यहाँ पे कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेस है तो जो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, अब देखिए यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे 45 पूजिए या 30 डिग्री पुट कीजिए या 60 डिग्री पुट कीजिए, हमेशा क्या देता है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि 90 से कम कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग, और बोल सकते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे याद रखें। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, आइए इसे सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्या करें और क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, वो बता रहा है कि ये क्या है, ये एरिया है, कोई सरफेस है, ये कोई फ्लैट सरफेस है। जैसे मान लिया कोई फ्लैट सरफेस है, ये इसको कैसे रखा गया, ऐसे रख दिया गया। तो आप अगर देखेंगे तो यही वाला एज हमको दिखेगा। तो क्या है, कोई सरफेस है जो कि ऐसे प्लेस्ड किया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है। देखिए ये एरिया दिया हुआ है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नाम मेंशन करके उसका यूनिट मेंशन किया होगा, तो ध्यान रखेंगे कि न्यूटन पर कूलम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है, उसके बीच का 37 डिग्री। अब इसे सॉल्व करना है, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँ, हमें हमेशा याद रखना है कि जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है उसे तो लिख दे पहले फर्स्ट में। क्लियर, जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो थीटा है उसे डिसाइड करना है। थीटा हमेशा लेना है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। याद रखें, थीटा कहाँ लेना है, थीटा लेना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वही लेना है। अगर आप दूसरा एंगल कंसिडर करेंगे तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा एरिया है, तो ये इसके बीच का एंगल है। क्लियर है, एरिया वेक्टर का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कंसीव बनाएं। थोड़ा सा देखें, ये हुआ हमारा, ये 4 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, सरफेस है हमारा, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसका वैल्यू दिया है, 5 न्यूटन पर कूलम। अब ये वैल्यू दिया हुआ 37 डिग्री। अब देखें ये 37 डिग्री है, हमें फ्लक्स चाहिए, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स हमेशा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 डिग्री इधर से क्रॉस करता तो देता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन ये कुछ एंगल के साथ टिल्ट कर गया है तो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देगा। तो हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट तोड़े इधर, तो इधर इसका कंपोनेंट अगर हम बनाएं तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट कुछ इस तरह से इधर बनेगा, जो कि क्या होगा, इधर इधर क्या है साइन थीटा, इधर सॉरी इधर क्या बन जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या बन जाएगा ई साइन 37 डिग्री। थीटा थीटा होता थीटा जगह पे ये 37 है। अब देखिए इधर क्या बन जाएगा, ई कॉस 37 डिग्री, यह 37 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखिए हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो भी कंपोनेंट या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलली गुजरेगा वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, जो नॉर्मली क्रॉस करेगा वही फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में देखें ये हमारा क्या है, पैरेलली आ रहा है सरफेस के, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये क्या जा रहा है नॉर्मली, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। क्या इसे लिख सकते हैं, ई साइन थीटा, तो 5, देखें यहाँ पे ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम हो गया। एरिया कितना दिया हुआ है, 4। ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल अब क्या हो गया, ये वाला एंगल बन गया ई साइन थीटा, साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 3/5 होता है। याद रखें साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। आप लोग 11th क्लास में ऐसा पढ़े होंगे। क्लियर, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 12, क्या आया 12। तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही हमारा क्या आया फ्लक्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। अब देखें सेकेंड प्रॉब्लम, ये है हमारा सेकेंड प्रॉब्लम ये। तो अब देखें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो आप देखते के साथ बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया भाई, क्योंकि ये जो है एरिया कुछ इस तरह से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से टच करता हुआ आ रहा है, लेकिन इसमें क्या कोई नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो क्या हुआ यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो गया। अब आती है बात कि इसमें फाइंड कीजिए फ्लक्स क्या होगा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये है क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्लियर है, और ऐसा कुछ सरफेस रखा हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो हम तो फॉर्मूला तो तुरंत लिख देंगे भाई कि फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। तो ई तो मिल जाएगा हमें, ए भी मिल जाएगा। अब ये जो थीटा है हमें वही फाइंड करना है। थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो होता है एंगल वही। तो हमें यहाँ पे पहले क्या होगा, एरिया वेक्टर प्लॉट करना होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये सरफेस के कारण कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो सरफेस कुछ इस तरह का है, एरिया वेक्टर कुछ इस तरह का। देखें अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा, कॉस जीरो का वैल्यू होगा 1 एरिया, और एरिया क्या है ये देखें स्क्वायर है, ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर। अब कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा, कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो गया 1। तो मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या मिला, ये स्क्वायर या 5। तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया।
अब देखें जो हमारा नेक्स्ट है वो इस तरह का है। यहाँ पे देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या गया, सरफेस कुछ इस तरह का रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे क्रॉस ना करके इससे क्या हुआ, ऊपर वाले सरफेस से क्या रहा, टच करता हुआ जा रहा है। ये हमारा एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रॉस कर जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। क्लियर, टच करता हुआ ऊपर से निकल जा रहा है। तो इसका अगर हम एरिया वेक्टर प्लॉट करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई, हम लोग की तरफ होगा। कुछ इस तरह का एरिया वेक्टर आया। अब देखें ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन जो थीटा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो क्या हो गया, जीरो। इसे अगर पूरा अच्छे से लिखें तो ये कॉस 90 डिग्री, इसलिए क्या आ गया, जीरो। तो फ्लक्स क्या होगा इस केस में, जीरो। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस डिस्क को क्रॉस करते हुए किसी एंगल के साथ क्या करा, क्रॉस कर गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से क्रॉस करता तो फ्लक्स मिल जाता, लेकिन ऐसा मिला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि इसके कारण एरिया वेक्टर प्लॉट करना होगा। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, क्योंकि सरफेस का हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखें अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगा ना, दोनों का सम 90 डिग्री। तो अब क्या हो सकता है, इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या है, ई ए कॉस थीटा। अब क्या हुआ, ई ए एरिया इस डिस्क का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और कॉस क्या होगा, थीटा। तो थीटा हमेशा किसके बीच में लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा कितना, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री, तो क्या हुआ, ई पाई आर स्क्वायर। कॉस 60 का वैल्यू था 1/2, तो आ गया यहाँ पे 2, तो ये आ गया 5। तो कुछ इस तरह के कुछ प्रॉब्लम थे। देखते हैं 2 प्रॉब्लम और लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं कुछ इस तरह का है। तो इसमें हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ईच साइड, फाइंड फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस, या सरफेस बोल सकते हैं, सरफेस। अब देखें जैसे इसको माने 1, इधर वाले फेस को माने 2, ये नीचे वाले को माने 3, ऊपर वाले को 4, और फ्रंट वाले को 5, और पीछे वाले को 6। तो हम यहाँ पे लिखे 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण, इस सरफेस के कारण, 1 के कारण। तो देखें हमें करना क्या होगा कि एरिया वेक्टर प्लॉट कीजिए डायरेक्शन। तो इसका इस फेस के कारण एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, अब परपेंडिकुलर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बन गया, ये देखो ई ऐसा हो गया भाई, और ए ऐसा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। क्लियर। और सारा जो एज है हमारा क्या, ए सारा एज क्या, ए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई। क्लियर। एरिया क्या होगा, ए है, तो क्या होगा इस सरफेस के कारण, इधर वाले 1 के कारण, तो क्या होगा ए स्क्वायर। और कॉस क्या है, थीटा, और थीटा की वैल्यू इस केस में क्या रहा, 1 में 180। तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ई ए स्क्वायर, यह है 5 क्लियर। सिमिलरली 5 अगर इधर वाले फेस के लिए देखो, इधर वाला जो फेस है राइट साइड उसको नंबर 2 बोले हैं, तो इसका 5 क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब देखें इसके कारण इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर होगा। अब देखिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो गया, तक कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, और एरिया कितना है हमारा, ए स्क्वायर। तो क्या होगा, ई ए स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, यहाँ पे कॉस 0 वैल्यू आ गया 1। क्लियर। और 5 नीचे वाले के कारण देखें, तो नीचे वाले के कारण एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा,
और ये जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाता है, 0। तो क्या हो गया, 0। सिमिलरली 4 के कारण, ऊपर वाली सरफेस के कारण एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो 5 ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब 5 भी हमारा क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। 5 जो फ्रंट वाला जो है हमारा फेस, उसका जो एरिया वेक्टर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 5 ये क्या होगा, फ्लक्स 5, ये भी क्या आएगा, 0। और फ्लक्स 6 भी क्या आएगा, 0। पीछे वाले के कारण एरिया वेक्टर इनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो टोटल जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में क्या है, 0। सबको जोड़ें, माइनस ये यहाँ पे प्लस, ये क्या होगा, 0। और ये 0 0 क्या होगा, टोटल 0 हो गया। अब इसका बात करें, इसमें भी हमें फाइंड करना है। इस सरफेस के कारण 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, क्लियर। फ्रंट वाला 5 और बैक वाला 6। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वाले के कारण फाइंड करें, तो इलेक्ट्रिक जो हमारा है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट है हमारा 5 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E0 x। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया हुआ, E0 x, आई कैप में, एक्स कैप में। आई कैप क्या दिया हुआ, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर। E0 x, फिर आता है क्या, एरिया, क्या आता है, एरिया। और दूसरा क्या आता है, कॉस थीटा। अब देखिए E0 x एरिया, इस सरफेस का फ्रंट वाले जो फर्स्ट है हमारा, वो सरफेस का एरिया क्या होगा, L इंटू एल, क्या होगा, L²। ये क्या हो गया, L²। अब कॉस क्या हुआ, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसी में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बीच में क्या बना, 180। तो ये क्या होगा, -1। अब देखिए ये क्या हुआ, x, और E0 x, और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, L। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें, L। तो E0 L इंटू L², ये क्या हुआ, -1। तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ, E0 L3। तो फर्स्ट जो सरफेस है उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स E-0 L3 बना। और सेकेंड के कारण देखें, जो इधर है ये सरफेस, इस साइड वाले के कारण देखें, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर उसके कारण इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर है। तो इसके कारण जो बनेगा, क्या बनेगा, कॉस 0 यहाँ पर बन जाएगा, 0 डिग्री बन रहा है। तो इसको लिखें E0 x, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है गिवन में, इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं, E0 x ए कॉस 0 डिग्री इस केस में बन रहा है, देखे ज़रा 0 डिग्री बन रहा है। तो कॉस 0 क्या होता है, 1। और E0 x एल हमारा क्या है, एल देखें तो एल क्या हुआ, L²। आई बात समझ में। और यहाँ पे क्या है, एल, एक्स का वैल्यू क्या है हमारा। अब देखें ध्यान से, ये जो एक्स है इसके लिए एल है, क्योंकि इस सरफेस के कारण निकाल रहे थे ना, ये वाला जो सरफेस है, तो इस सरफेस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, एल। एक्स का वैल्यू क्या है, एल। लेकिन इस सरफेस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एल है, फिर यहाँ से यहाँ एल है, तो मीन्स ये जो सरफेस है वो कितना हो गया, एल प्लस 2l। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये cos 0 हो गया 1, cos 0 हो गया 1, और यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा पुट, 2l। तो ये क्या हुआ, E0 2l3। आई बात समझ में, नहीं आया, फिर से देखो, इस सरफेस के कारण पहले निकाले ना, तो यहाँ पे एल लिए, एक्स के जगह पे एल क्यों लिए, क्योंकि ये जो है हमारा ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे था, जो कि एक्स इज इक्वल टू कितना, एल। लेकिन अब किसके कारण फाइंड कर रहे हैं, इस वाले सरफेस के कारण जो उधर बाहर की ओर निकला हुआ है, तो उसका जो सरफेस है ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, एक तो खुद इतना है एल पे है, और प्लस फिर यहाँ पे एल है, तो एल प्लस एल क्या हुआ, 2l।
तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे 12, तो एक्स की जगह पे 12 और यहाँ पे एल स्क्वायर पहले था तो क्या हुआ 12 क्यूब। अब बाकी के कारण निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बाकी सब के कारण वेक्टर बनेगा जो क्या बनेगा परपेंडिकुलर बन जाएगा। आई बात समझ में। तो अब क्या करें टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा ई नॉट 2 L क्यूब है और यहाँ पे क्या है माइनस ई नॉट L क्यूब है, तो क्या होगा ई नॉट 2L क्यूब माइनस ई नॉट L क्यूब। क्लियर। बाकी सबके कारण क्या हो रहा है प्लस 0 0 0, जितने सारे फेस हैं सबके कारण फ्लक्स क्या हो जा रहा है 0 0 0 0। क्लियर। तो उसको हम ना लिखें उसको नेगलेक्ट करें, वो सब 9th-10th का स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है। अब इसको माइनस करके आप लिख लेंगे तो क्या आएगा ये भाई ई नॉट L क्यूब, यह है फ्लक्स टोटल। क्लियर। तो बस हम क्या किए कि ये जो क्यूब यहाँ पे ओरिजिन पे रखा तो उसको शिफ्ट कर दिए L डिस्टेंस से, तो ये आ गया। तो ये ना समझे कि हमेशा ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहाँ पे क्यूब रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, नहीं, उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।